Hello everyone, welcome to Old School Mentors, a unit of KCZ. Myself Dr. Ravit. फॉरेस्ट्री के एग्जाम के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लाए हैं आज। जो इसका पहले वाला पार्ट था उसमें हमने पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस कराए थे और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वाला उसी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हमने 15 तक हुए थे, वहाँ से ऑनवर्ड्स कराएंगे। आई होप वो जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे वो आपको समझ आ गई होगी। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे के। क्वेश्चन है हमारे पास, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीडी, एटॉमिक नंबर है जिसका 64, दैट इज गैडोलिनम। उसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आउटर मतलब आउटर मोस्ट शेल की। ये स्पेशली आपको भी पता होगा कि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि ये दूसरों के जो इसके मेंबर्स है, पड़ोसी वगैरह जो भी है, वो उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है इसकी, क्योंकि वो जर्नल जो रूल हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को उसको फॉलो नहीं करता, एक्सेप्शन है ये गैडोलिनम। इसलिए इसको मैं जो ट्रिक दूं उसको एज इट इज याद रख देना। गैडोलिनम जो है एटॉमिक नंबर 64, इसका याद रखना। सबसे पहले इसका करेक्ट ऑप्शन में यहाँ आपको दिखा दूं, FDS 712 इसका करेक्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। अब मैं बताता हूँ इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है तो इसको याद करना ज़्यादा बेटर रहेगा। आउटर मोस्ट शेल आपने सीक्वेंस याद रखनी है 4 5 6, 4 5 6, और दूसरी सीक्वेंस याद रखनी है FDS। FDS में 712 सीक्वेंस याद रखनी है, 712। इसका मतलब F में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, D में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। रूल के हिसाब से नहीं चलता है, एक्सेप्शन है। बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, एक्सचेंज एनर्जी वगैरह, उस हिसाब से इसकी एक्सेप्शन आ जाती है। दूसरों की तरह इसको सॉल्व नहीं किया जाता जैसे दूसरे एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सॉल्व की जाती है। तो उसमें याद रख लेना FDS जो होगा, FDS शेल, उसमें 712 फिल करना है, 712। यहाँ पे आपको FDS है ही नहीं, FDD FDS कंपलसरी है 712। और ये भी याद रखना कि चौथा पांचवा छठा सीक्वेंस में है, तो इसकी ट्रिक है, ये एज इट इज याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आयनिक रेडियाई पे। आयनिक रेडियाई यार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक। आपको बता दूं आयनिक रेडियाई जो होती है डाउन द शेल, देखो डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज होती है, क्योंकि शेल इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन को भागना इजी हो जाएगा। उसी को तो आयन तो तभी बनेगा ना जब वो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का बाहर निकल जाएगा। डाउन द ग्रुप क्या होगी, शेल इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पकड़ नहीं पाएगा। अगर वही चीज़ अक्रॉस द पीरियड देखो, क्योंकि वहाँ पे शेल इंक्रीज नहीं होता है, पिछले सेशन में मैंने आपको बोला था कि सेम इलेक्ट्रॉन जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे वो सेम शेल में जाएंगे, उस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज श्रिंक करता है। तो ये बोल रहा है आयनिक रेडियाई क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सही बात है कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाएगा, तो आयनिक रेडियाई उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास क्या है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन भाग सकता है, तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो आयनिक रेडियाई बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आयनिक रेडियाई कम हो रही है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, कि जो आयनिक रेडियाई होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन भाग नहीं पाएगा, आयनिक रेडियाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चाल्कोजेंस इन देयर आउटर मोस्ट शेल इज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चाल्कोजेंस होता क्या है। नोबल गैसेस तो पता ही है, ग्रुप 18 में होती है। नोबल गैसेस किस में आती है, ग्रुप नंबर 18। और अगर दूसरे 18 से पहले जो ग्रुप आता है उसको बोलते हैं हैलोजेंस, उसका ग्रुप नंबर होता है 17। ग्रुप नंबर 17 से पहले आते हैं चाल्कोजेंस, दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली को बोला जाता है चाल्कोजेंस। ग्रुप नंबर कौन सा है, 16।
तो चाल्कोजेंस किसको बोला जाता है? ऑक्सीजन फैमिली को। अब ऑक्सीजन फैमिली का क्या है, ग्रुप नंबर कौन सा मैंने बोला? ग्रुप नंबर बोला मैंने 16। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको पी ब्लॉक की तो पता है क्या होती है, NH2NP6, मतलब 0 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक और 1 से लेके 6 तक पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास है चाल्कोजेंस, तो उनका चाल्कोजेंस की मैं बता दूं आपको क्या रहती है, NH2NP2 होती है। हैलोजेंस की हो जाती है NH2NP3, NH2NP4, ये आ गया किसका? चाल्कोजेंस का। हैलोजन का आ जाता है NH2NP5, और जो हमारे पास नोबल गैसेज है इनका आ जाता है NH2NP6। एक एक कम करना है, 6 से 5, 5 से 4, NH2NP। जैसे ऑक्सीजन है हमारे पास, इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। तो देख लो, आउटर मोस्ट शेल है इसका सेकंड, NH2NP4 आ रही है। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि जो चाल्कोजेंस होते हैं उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2NP4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2NP4। यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, ये S के बाद 2 नहीं, ये आपको पता होगा, S के ऊपर पावर्स लगी है सारी, रेज टू पावर है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, NH2NP4। क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि उसको कितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए ताकि वो आयन बन जाए, उसी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो सबसे मैंने आपको पहले बोला था कि आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होती है। रीजन मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। तो अब क्या है, अब यहाँ पे आपको पहले ही देख लो, इसमें 3d10 4s2 4p, इसमें 4 शेल्स है टोटल। इसमें कितने शेल्स आ गए, 4। और अब हमारे पास यहाँ पे देखें तो इसमें सिर्फ आउटर मोस्ट 3 है, 3 है, 3 है। इसका मतलब कि जितने ज्यादा शेल इंक्रीज होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी, शेल इंक्रीज हो रहे तो आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी। अब क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी कि कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, शेल ज्यादा है तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी। और यहाँ पे पूछ रहा है हाईएस्ट किसकी है, कि कौन कितनी ज्यादा एनर्जी लेगा। इसका मतलब कि जो सबसे ऊपर वाला पीरियड होगा उसको ज्यादा लगेगी, क्योंकि नीचे के लिए तो डिक्रीज हो रही है ना, नीचे के लिए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है कि कम शेल बढ़ रहे हैं तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ रही है उसको निकालने के लिए। शायद मैंने पहले लाइन कुछ उल्टी बोल दी थी, तो उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डाउन द ग्रुप शेल्स इंक्रीज होते हैं, न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा, तो वहां हमें ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है डाउन द ग्रुप निकालने के लिए। इसका मतलब डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है और अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, क्योंकि वहां सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, न्यूक्लियस अच्छे से पकड़ लेता है। तो अगर हमें वहां निकालना है तो वहां हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। पहले मैंने इसका उल्टा बोल दिया था। विच वन ऑफ द एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें डाउन द ग्रुप शेल ज्यादा होगी, इसमें 4 शेल आगे, इनमें 3 3 है, तो इसका मतलब इसको कम एनर्जी लगेगी, इसको सबसे पहले एलिमिनेट कर दिया। अब इन सब में 3 3 है, इसमें भी 3 3। अब इसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, 1 2 3। अब आपको ये पता होगा 3s2 3p1 3s2 3p2 अक्रॉस, ये सेम पीरियड की बात आ गई, क्योंकि सेम शेल में ऐड हो रहा है 1 2 3। और मैंने आपको क्या बोला, अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। तो अक्रॉस द पीरियड में ये पहले आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3s2 3p3। और इसके अलावा इसमें एडिशन फैक्टर क्या है, क्योंकि इसमें p वाला जो सबशेल रहता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिंगली फील्ड है, तो हाफ फील्ड जो होता है वो एडिशनल स्टेबिलिटी देता है। ये पता होना चाहिए कि जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होते हैं वो एडिशनल स्टेबिलिटी देता है। इसका मतलब ये निकलना ही नहीं चाहेगा, तो अगर इससे निकालना है इलेक्ट्रॉन ये, तो ये बोलेगा मुझे ज्यादा एनर्जी दो। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा, यहाँ पे मैंने 2 फैक्टर के हिसाब से बोल दिया। एक, क्योंकि ये हाफ फील्ड स्टेबल है, इस वजह से ये नहीं निकलना चाहेगा, ज्यादा एनर्जी मांगेगा। इसके अलावा क्योंकि ये वाले पहले 3 है वो सेम पीरियड में लाई कर रहे हैं, और सेम पीरियड में ये सबसे लास्ट वाला ग्रुप का होगा, तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो ये इसको निकलने नहीं देगा बाहर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास,
एन एलिमेंट वूज IUPAC नेम इज अनअनट्राइयम। अनअनट्राइयम पता ही होगा ये नॉमेनक्लेचर कैसे चलता है। अन का मतलब होता है 1 और ट्राइयम होता है 3। अनअनट्राइयम, तो ये बन गया 113। सबसे बड़ी बात जहाँ पे ये हाई, आपको तो पहले मैंने आपको बोल दिया ना 57 से लेके 71 तक और 89 से लेके 103 तक, ये आगे एफ ब्लॉक के। एफ ब्लॉक में ये कौन सा, ये लेंथेनाइड है और ये एक्टिनाइड है। और ये आपको पता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का ग्रुप फिक्स हो जाता है, उनका ग्रुप 3 होता है इन सब का। इसके बीच में जो भी एलिमेंट लाई करेगा उसका ग्रुप 3 होगा। पीरियड ब्लॉक कौन सा होगा, उनका ब्लॉक कौन सा होगा, एफ ब्लॉक है। इसका मतलब लेट करो आपको पूछा जाता है 59 वाला जो एलिमेंट है वो किस ब्लॉक का है, तो वो एफ ब्लॉक का होगा। उसके अलावा एडिशनल चीजें, अब 103 के बाद, क्योंकि ये 103 इससे ऊपर 113 इसके रेंज में नहीं आया, तो हमें इसको कैसे निकालना है। 103 के बाद 118 या जहां तक एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उनके लिए ट्रिक ये है कि जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होगा। इसका मतलब क्या है कि लेट करो, मैं इस वाले क्वेश्चन पे बाद में आऊंगा, पहले मैं इसी के रिलेटेड दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं बोल दूं 110 103 के बाद में है, तो इसका लास्ट वाला डिजिट है 10, तो इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा 10। इसका ग्रुप कौन सा हो गया 10। और ग्रुप 10 किस में लाई करता है, डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में 3 से लेके 12 तक लाई करता है, तो इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा डी ब्लॉक। अब मैं आता हूं, ये एग्जांपल दे दी, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं मेन। ये बोल रहा है 113 में लास्ट 13 है, तो ऑब्वियसली इसका ग्रुप कौन सा हो गया 13। ग्रुप कौन सा हो गया इसका 13। और ग्रुप 13 किस ब्लॉक में लाई करता है, मैंने अभी बोला ग्रुप 13 ग्रुप 3 से लेके 12 तक लाई करता है डी ब्लॉक में, और 13 से लेके 18 तक लाई करते हैं पी ब्लॉक में। तो ये वाला जो अनअनट्राइयम है तो वो किस ब्लॉक में होगा, पी ब्लॉक में होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्या बोला कि लेट करो एडिशनल ये चीज़ दे दी कि अगर 57 से 71 के बीच का होगा या 89 से लेके 103 के बीच का होगा, उसका ग्रुप फिक्स हो जाएगा। उसका ग्रुप क्या रहेगा 3, क्योंकि जो एफ ब्लॉक है वो सारे के सारे ग्रुप 3 में लाई करते हैं। और पीरियड देखा जाए तो पीरियड आप निकाल सकते हो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का अलग से। और ग्रुप कौन सा, ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, वो है एफ ब्लॉक। उसके अलावा बचा एस, पी और डी। पी का कैसे पता लगे, जो अगर 103 के बाद आ रहे हैं, क्योंकि ये 113 है, तो वहां पे क्या करना है, जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वही उसका ग्रुप होगा। ग्रुप पता लग गया तो ब्लॉक भी पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया 13 वाला कहाँ 13 to 18 लाइक करता है पी ब्लॉक में, तो इसका आंसर हो जाएगा पी ब्लॉक। और अगर 1-2 होगा दूसरा तो उसका होगा एस ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन में कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है, तो इसका आंसर होता है सल्फर। क्योंकि सल्फर जो होता है रबड़ की चेन्स में क्रॉस लिंक बना देता है, एक चेन और दूसरी चेन्स के बीच में क्रॉस लिंक सल्फर के लिंकेजेस बना देता है, तो इसीलिए सल्फर को यूज किया जाता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में, क्योंकि वो क्रॉस लिंकिंग बना देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, विच एलिमेंट इज कॉमनली यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी। मेटलर्जी वाले सेशन में भी मैंने आपको बता दिया था, क्या बताया था वहां पे कि मेटल्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव मतलब इंटरमीडिएट, और सबसे नीचे लीस्ट रिएक्टिव। मैंने बोला था कि जो लीस्ट रिएक्टिव होंगे उनके ऑक्साइड को आप डायरेक्ट हीट कर सकते हो विदाउट एनी रिएजेंट कैटलिस्ट यूज किए। उसके बाद मैंने बोला था जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं उनको कोई ना कोई कैटलिस्ट चाहिए रिड्यूस करने के लिए। वहाँ पे मैंने आपको बोला था कोक को यूज़ किया जाता है, और उस रिएक्शन के लिए मैंने स्मेल्टिंग भी बोला था कि उस रिएक्शन को स्मेल्टिंग बोलते हैं प्रोसेस को। तो अब वही यहाँ पे विच एलिमेंट इज कॉमनली यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी, तो वहीं पे कौन से किसको यूज, मैंने बोला था कोक को, तो वो कार्बन की ही फॉर्म है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन को यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट फॉर रिड्यूसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट डिस्कवर्ड बाय मैरी क्यूरी एंड पायरी क्यूरी। पता ही होगा इसी मेटल की वजह से, क्योंकि रेडिएशंस भी इन्होंने इतनी ज़्यादा स्टडी की थी कि इनकी डेथ भी उसी वजह से, कहा जाता है प्लास्टिक परनीशियस एनीमिया की रेडिएशंस की वजह से उनकी डेथ हुई थी।
इतना ज़्यादा उनने स्टडी की थी कि उनके कमरे से आज भी रेडिएशंस निकलती है, रेडियम वगैरह। तो उनने किस पे स्टडी की थी? रेडियम। ये तो सबको ही पता होगा कि क्योंकि उनका रोल कितना ज़्यादा रहा है रेडियम की स्टडी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, विच एलिमेंट इज कॉमनली यूज्ड एज न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए, फालतू वाले जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको एब्जॉर्ब कराने के लिए किसको यूज़ किया जाता है? कैडमियम को यूज़ किया जाता है। मेजरली कैडमियम को यूज़ किया जाता है। दूसरे ऑप्शन के हिसाब से कैडमियम आएगा। बोरॉन को भी यूज़ किया जाता है लेकिन मोस्टली कैडमियम को यूज़ किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द लाइटेस्ट नोबल गैस। लाइटेस्ट नोबल गैस है हीलियम हमारी, जिसका एटॉमिक नंबर है 2। पहले ही जो पीरियड आता है उसके एंड पे जो हमारे पास गैस आती है वो है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 2। नोबल गैसेस को बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज एडेड टू वाटर टू प्रिवेंट टूथ डिके। पता ही होगा सबको, टूथपेस्ट में भी ये चीज़ यूज होती है। अगर नहीं देखा हो तो देख सकते हो, फ्लोरीन एडेड होता है ताकि वो टूथ डिके को प्रिवेंट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, विच एलिमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन द प्यूरिफाइड फॉर्म। पता है सिलिकॉन की चिप्स यूज होती है सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर्स होते हैं, दिया भी है सेमीकंडक्टर जिसको हम चिप्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। विच एलिमेंट इज कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर्स के लिए, चिप्स वगैरह बनती है इसकी सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई सबसे इजी है, कार्बन कंपाउंड्स को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया है। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन द हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस पहले भी एक जगह ऑप्शन में डाला था शायद, जहाँ पे वो थर्माइट रिएक्शन का दूसरा नाम पूछा गया था। क्या था? थर्माइट रिएक्शन का ही था शायद, गोल्डस्मिथ रिएक्शन, जहाँ पे मैंने ऑप्शन में हैबर प्रोसेस डाल दिया था, वुड्स रिएक्शन डाल दिया था, बहुत कुछ शायद। तो वहीं पे हैबर्स प्रोसेस मैंने तब भी बताया था कि वो अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए होता है। तो किससे बनता है? वो नाइट्रोजन से बनता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। आई थिंक कमेंट सेक्शन में आपको बताना चाहिए, क्योंकि हर जगह आपको दिखता ही रहता है, चाहे वो लेज़ के पैकेट खोलो अंदर से लेयर लगी होती है, फूड रैप करते हैं खाना रोटी वगैरह, वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर बता ही देता हूँ मैं, इसका करेक्ट आंसर है एल्युमिनियम, जो कि आपको भी पता ही है। तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट पीरियड में हम मिलेंगे एसिड बेसिस साल्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच। और अगर कोई डाउट हो स्टिल आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हाईली थैंकफुल टू यू।